वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब एनबीएफसीज। बड़ा ही हॉट टॉपिक है एग्ज़ाम्स में, और अगर आप इकनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस टॉपिक को आप बार बार न्यूज़ में भी देखेंगे। तो ये वीडियो उसी पे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जितना हो सके मैंने कंसेप्ट को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एक एनबीएफसी होता क्या है? सबसे पहले तो देखिए, ये कंपनी होती है रजिस्टर्ड एज अ कंपनी एक्ट के थ्रू 1956। अब तो 2013 का एक्ट आ गया है। और वो एंगेज्ड करती है किसमें? लोन्स और एडवांसेस के बिज़नेस में। शेयर्स एक्वायर करना, बॉन्ड एक्वायर करना, स्टॉक एक्वायर करना, जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी अदर मार्क कोई कॉरपोरेट बॉन्ड भी हो उसमें, ठीक है ना। और क्या मतलब निकला, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्स के थ्रू 2013 का, पहले इससे पहले 1956 का था। तो उसका मेन जो बिज़नेस होगा ना उस कंपनी का, वो होगा लोन्स देना, एडवांसेस देना, शेयर्स, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, स्टॉक, और वो भी किसी भी गवर्नमेंट कॉरपोरेट में इन्वेस्ट करना। लेकिन ये क्या होगा, लेकिन ये क्या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ये इंक्लूड नहीं करती जिसका प्राइमरी बिजनेस कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, कोई गुड्स एंड सेल्स का परचेज करने का काम हो, और प्रोवाइडिंग कोई भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने का, उसको आप एनबीएफसी नहीं कह सकते। हर कंपनी को आप एनबीएफसी नहीं कह सकते कि भाई इसका भी तो फाइनेंशियल रिलेशन कोई ना कोई काम है। नहीं, एनबीएफसी कहने के लिए कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो आप आखिर वीडियो के आखिर तक ऑलमोस्ट समझ जाएंगे। लेकिन शुरुआत के लिए इतना बहुत ज़रूरी है बताना। अभी मैंने कहा कि एनबीएफसी क्या नहीं है, तो मैंने कहा कि एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज़ दैट ऑफ, कि वो कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये सब ना हो। तो ये प्रिंसिपल बिजनेस है क्या, इसको मैंने इस बॉक्स में डिफाइन किया हुआ है। व्हाट डज कंडक्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस मीन। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये वीडियो जो है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो एक आरबीआई की नोटिफिकेशंस को सारा पढ़कर उसमें से मेन मेन पॉइंट्स को इकट्ठा किया गया एक जगह पे। हम कहते हैं कि किसी भी एनबीएफसी की प्राइम प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए क्या होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी एज अ प्रिंसिपल बिजनेस इज़ जब कंपनी के फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं वो कंस्टिट्यूट करें उसके टोटल एसेट्स के 50% से ज़्यादा। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, कंपनी के एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, दुनिया भर के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कोई मशीन में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर वो शेयर सिक्योरिटी जो सब चीज़ें हैं। देखिए ना, किसी कंपनी की बिल्डिंग जो होती है वो भी तो उसका एसेट ही होता है ना, तो फिज़िकल एसेट होता है। लेकिन उसके सारे एसेट्स का अगर 50% या इससे ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स में है, और उसकी जो इनकम है उन फाइनेंशियल एसेट्स से वो उसकी टोटल इनकम का 50% या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको कहेंगे कि वो एनबीएफसी है। अब आपको ये ही डेफिनेशन आपको हेल्प करेगी एनबीएफसी को और कंपनीज से या फिर उन कंपनियों से डिफरेंशिएट करने के लिए जो थोड़ा सा तो फाइनेंशियल बिजनेस करती है लेकिन आप उन्हें एनबीएफसी नहीं कह सकते। जैसे ही ये दो क्राइटेरिया इनकम और एसेट वाले होते हैं, तो आप जैसे ही वो कोई करती है तो वो एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात फिर, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रिंसिपल बिजनेस की जो डेफिनेशन मैंने बताई ये आरबीआई एक्ट में नहीं है, ये आरबीआई ने बाद में एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कौन सी एनबीएफसी उनसे रजिस्टर्ड होगी। प्रिंसिपल बिजनेस की डेफिनेशन के बाद अब हम देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होने के लिए एक एनबीएफसी का। देखिए ये सेक्शन को प्लीज़ आप याद रखिएगा। सेक्शन 45 IA, सेक्शन 45 IA आरबीआई एक्ट का जो है, कोई भी एनबीएफसी जो है, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कमेंस स्टार्ट नहीं कर सकती
आरबीआई के बिना रजिस्ट्रेशन के बिना रजिस्ट्रेशन लिए आरबीआई से, जिसको उसका रूल के हिसाब से उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो कंपनी जो है एक अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 का में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा कि 2013 में वो कौन सा रजिस्ट्रेशन है, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। इट शुड हैव अ मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपए होना चाहिए, और ये डिफ़र कर सकता है, स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी भी होता है, वो आपको आगे पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि 2022 अक्टूबर से इस 2 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं जो है आपको आज की स्थिति बता रहा हूँ, इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। अब जो है उसके बाद सबसे ही इम्पोर्टेंट एक बड़ा एक चीज़ है कि बैंक्स और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या होता है। ये भी लोन देते हैं, बैंक भी लोन देते हैं, तो क्या चीज़ है जो इनको डिफरेंशिएट करेगी, और ये कई बार पूछी जाती है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब आपकी डिमांड पे आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है। जब मन चाहते हैं आप जाके बैंक से जाके अपना पैसा निकलवा लेते हैं। कोई ये नहीं है कि भी एफ जैसे एफडी होती है, तो आपका एक लिमिट है, टर्म डिपॉजिट है, तो भी आप तभी निकाल सकते हो इस पैसे को, और एक समय पे ही आपको ब्याज मिलेगा। तो ये डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है, दे आर नॉट पेएबल ऑन डिमांड। दूसरा है कि एनबीएफसी जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, और वो चेक इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। पेमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर इनको कोई पैसा रिसीव करना है या जो है भेजना है आपको, कोई भी पैसा इनको इनको आपको देना है या इनको देना है, तो ये कोई बैंकिंग चैनल का यूज़ करके आपको देंगे। ये खुद उस पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे यूपीआई है, तो हर बैंक की अपनी यूपीआई की ऐप है। इनकी कोई एनबीएफसी अपनी इस तरीके से ऐप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का वो पार्ट नहीं होते। ये खुद कभी चेक इशू नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते बाय लॉ। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी जो है कॉरपोरेशन, वो उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स को नहीं मिलती है, बैंक्स को मिलती है 5 लाख तक की। आपको पता होगा ये बात। और अब लास्ट में बॉक्सेस में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी एनबीएफसी है जिसका भी साइज़ 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाए उसके एसेट्स, उसको हम सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी कहते हैं, जैसे ही हम बैंक्स को करते हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन बैंक्स पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो उसमें मैंने इसकी बात की थी, जैसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं ऐसे ही एनबीएफसी होते हैं, और उनको 500 करोड़ से उनका ज़्यादा एसेट होता है, तो उनको हम सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसीज कहते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रेगुलेटर्स कौन होते हैं एनबीएफसी की। प्लीज़ इस जो चार्ट को या आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है, तो इस वेबसाइट ये चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कभी डाउट होगा नहीं अगर आप इसने ध्यान से समझ लिया आपने। तो हम नॉन बैंकिंग कंपनीज़ के रेगुलेटर्स देख लेते हैं। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा, देख के भी वैसे आपको समझ में आ जाएगा फ्लो चार्ट। सबसे ऊपर है कंपनीज़, जो भी 1956 में सेक्शन 3 में रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज़ हमारे देश में। 2013 में क्या सेक्शन है प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को अभी इतना पता नहीं है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम कंपनीज़ हो गई। अब एनबीएफसी भी एक कंपनी है। तो एक टाइप की एनबीएफसीज होती हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, जिसका आरबीआई रेगुलेशन करता है, सुपरविजन करता है, सर्वेलेंस करता है, इन्फोर्स करता है, अगर इन्फोर्समेंट भी करता है अगर कोई गलत काम हो जाए तो। ठीक है। अब कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो बाकी रेगुलेटर्स भी उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, मर्चेंट बैंकिंग हो गई, वेंचर कैपिटल हो गया, आपको पता ही है ये स्टार्टअप वाले हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये जो चिट फंड और ये सब वाले,
हैं। और निधि कंपनीज, चिट फंड, ये देखिए इनके साथ में अलग अलग इनके रेगुलेटर्स भी लिखे हुए हैं। तो आप याद रखिएगा, हर एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको एनबीएफसी की डेफिनेशन बताई कि उसके एसेट्स जो हैं 50% से ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए टोटल एसेट्स के, तो उसको तो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होना होता है। लेकिन अगर ऐसा एनबीएफसी है जिसका कोई रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है और कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर एग्जिस्ट करता है, उसको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई उसको एग्जेम्प्ट कर देता है कि वो अपने आप पे उसको रजिस्टर्ड करे। क्यों? क्योंकि ड्यूअल रेगुलेशन से बचना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ भी दो रेगुलेशन होते हैं, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो कमांड सेंटर होंगे तो वो चल नहीं सकती। बड़े बड़े राज्य ढह जाते हैं इस चीज़ की वजह से कि दो कमांड सेंटर अगर कहीं भी होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी। तो इसीलिए इस चीज़ से डिस्प्यूट ना पड़े, इसीलिए जो रिज़र्व बैंक है वो उनको कुछ एनबीएफसीज को एग्जाम कर देता है और उनके रेगुलेटर आप सेकंड साइड पे देख सकते हैं। तीसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़। फिर वो तो आपको पता है, कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उनका रेगुलेटर होता है और स्टेट गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स करता है। सुपरविजन सर्विलेंस का सारा काम कंपनीज एक्ट के थ्रू होता है। तो ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कभी हमें ये लगे कि एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है तो हम फटाफट बोल देते हैं नहीं, हर एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। इस बॉक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है कि क्या रिजर्व बैंक, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या डज द रिजर्व बैंक रेगुलेट ऑल द फाइनेंशियल कंपनीज? नहीं, कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस बट आर regulated by given कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस बट आर रेगुलेटेड, जिनके रेगुलेटर्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेसिफिकली। जैसे आप ये देख लीजिए, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। तो डीएफएचएल बड़ा न्यूज़ में भी रहा था इस बैंक की वजह से। तो उसको नेशनल हाउसिंग बैंक करके पूरा उसका एक रेगुलेटर होता है। तो वो भी एनबीएफसी है, वो भी फाइनेंस उसका काम कर रहा है, लेकिन उसको आरबीआई से एग्जेम्पशन है ड्यूल रेगुलेशन से बचने के लिए। फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वरना। टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज देखते हैं। एनबीएफसीज के टाइप क्या होते हैं? अभी क्या हुआ था कि आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर नहीं, सॉरी, इसी ईयर में फेज़ 2 में उन्होंने सीधा सीधा पूछा था कि एनबीएफसी क्या होती है और आप 5 एनबीएफसीज के टाइप बता दीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि ये बार बार आते हैं कि एनबीएफसीज के भी आगे टाइप होते हैं। तो मैं फटाफट 11 मैंने आपको बताया, मैं आरबीआई की वेबसाइट पे थे। तो सबसे पहला है एसेट फाइनेंस कंपनी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म से जनरली एनबीएफसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, एसेट फाइनेंस कंपनी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वो एन बी एफ सी हैं तो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं लोकल लेवल पर, उनको फ़ंड करते हैं। या छोटे छोटे बिल्कुल विलेज लेवल के बिजनेसेस हो गए, उनको फ़ंड करते हैं। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ंड करते हैं। तो ये वो वाला काम करते हैं लोकल लेवल पर। फिर फैक्टरिंग आपको पता होएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इसका बहुत काम आता है। तो फिर है मॉर्गेज गारंटीज़ कंपनी, मॉर्गेज लोन देती हैं किसी चीज़ के ऊपर। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। तीसरा है ये जो अभी ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अकाउंट एग्रीगेटर पे भी पूरा वीडियो है, अगर आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, अंश मल्होत्रा के नाम से। देखिए, आप ये देखिएगा कि एनबीएफसीज जो हैं कितने टाइप के हैं, कितनी अलग अलग फील्ड में, और कई बार कितने स्पेशलाइज भी हैं। कि मतलब जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सिर्फ कोर जो है इन्वेस्टमेंट है, जो वो सिर्फ उसका काम ये होगा इन्वेस्टमेंट्स करना। लोन कंपनी लोन देने का काम है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी, तो उसका काम होगा ही होगा कि उसने माइक्रो फाइनेंसिंग करने में स्पेशलाइजेशन की होगी। ये स्पेशलाइजेशन जो है एनबीएफसी के साथ आती है। एक क्वेश्चन उठता है कि
एनबीएफसीज़ की ज़रूरत क्या है हमारे को? जब हमारे पास बैंक है तो वो भी लोन देते हैं, ये भी लोन देते हैं, क्या ज़रूरत है हमारे को ये सब? देखिए, इसके पीछे मैंने यहाँ पे ये 7 पॉइंट तो दे रखे हैं, मुझे पता है थोड़ा सा कम्बरसम हो गया है ये, लेकिन आप प्लीज़ इसको, मैं चाहता था कि आप एक ही जगह पे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो इसको रखे और बार बार पढ़ ले, तो इसलिए थोड़ा कम्बरसम हो गया, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो पहला हम लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू बैंक्स, एनबीएफसी जो होते हैं ना, वो उनका जो क्राइटेरिया होता है वो समहाउ थोड़ा सा रिलैक्स होता है बैंक के मुकाबले, जितना बैंक खेचल करता है लोन देने में। क्यों? क्योंकि वो बैंक की तरह इतने हाईली रेगुलेट नहीं होते। आप जानते हैं बैंक जो है कितना भयंकर रेगुलेशन होता है। बेज़ल नॉर्म्स हो गए, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें एनबीएफसी के साथ भी होती हैं, लेकिन जितना ध्यान और जितनी टाइटनेस उन रेगुलेशंस की बैंक के लिए होती है उतनी एनबीएफसी पे नहीं होती। अब तो एनबीएफसी पे जब से बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जैसे हमें याद है एनएफएल एचएसएलएस का जो पीछे हुआ था, बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट वो एसेट उसकी जो बहुत भारी उसका लाइबिलिटी मिसमैच हो गया था, और अब वो बच गई है लाइन पे, उसको सरकार ले आई है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति आ गई थी। तो क्या है कि ये हेल्प करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कम उसका फ्लेक्सिबल होता है एनबीएफसी का, तो ये लेंडर टू लेंडर मैटर करता है। लेकिन जो एनबीएफसीज होते हैं ना, उनकी बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस लोन देने के लिए। जैसे आप इंडिया के सिटीज़न हो, एनुअल टर्नओवर क्या है, बिज़नेस की स्टेबिलिटी और आपका कोई क्रेडिट स्कोर, बस, ज़्यादा नहीं देखते। इंटरेस्ट रेट, एनबीएफसी जो हैं वो बैंक के मुकाबले कम, लोअर रेट पर आपको लोन्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स जो हैं वो देते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट पे, जो आरबीआई डिटरमाइन करता है। लेकिन जो एनबीएफसी हैं वो लोन देते हैं प्राइम लेंडिंग रेट पर। प्राइम लेंडिंग रेट होता था पहले। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग आरबीआई ने अलाउ कर दी है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 40 से 50% लोन जो है वो इसी पर हैं बेस्ड। तो ये ना होने की वजह से, क्योंकि बाय लॉ वो ये कर ही नहीं सकते इससे लो में, लेकिन एनबीएफसीज ये चीज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से वो रिलेटिवली कम इंटरेस्ट रेट देते हैं, पे लोन दे देते हैं। प्राइम लैंडिंग रेट पे भी मैं आपको बताऊंगा कि एक वीडियो बना हुआ है मेरा, कि क्या क्रोनोलॉजी रही है आजकल इंटरेस्ट रेट सेट करने के लिए इंडियन बैंक्स की। कैसे पहले प्राइम लैंडिंग रेट होता था, फिर एमसीएलआर आया, अब एक्सटर्नल बेंचमार्किंग आया, और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या वजह है, तो उस पर वीडियो आप देख लीजिएगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क, एनबीएफसी जो है उनका जो लॉ एंड शेयर है वो स्मॉल बिजनेस लोन्स को दे के आता है। तो क्योंकि बहुत सारे, इसीलिए जो बहुत छोटे बिजनेसेस हैं वो एनबीएफसी पे लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो ना कि वो बिज़नेस उस पे जाएँ, आपके बैंक्स के पास जाएं। और यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग जो है इसका सबसे बेस्ट बिज़नेस है, कि जो बंधन बैंक आपने सुना होगा, तो वो पहले यही काम करता था, वो पहले एनबीएफसी ही था, वो बैंक बन गया। तो वो माइक्रो फाइनेंसिंग में ही उसकी एक्सपर्टीज़ थी। मिनिमल पेपर वर्क होगा, इजी डॉक्यूमेंटेशन होगा बैंक के मुकाबले। बैंक जो है थोड़ा सा पेपर वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। और फिर हुआ क्रेडिट इवैल्यूएशन। देखिए, कम एज़ कम्पेयर टू बैंक, जो एनबीएफसीज होते हैं ना वो ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं जब भी वो क्रेडिट प्रोफाइल चेक करते हैं कि भाई ये लायक है लोन के कि नहीं। वो सिर्फ सिबिल स्कोर पर डिपेंड नहीं करते बैंकों की तरह हैं, लेकिन है, और ये नहीं होता, ये वो देखते हैं कि बिज़नेस फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल आउटलुक, एनुअल टर्नओवर, क्रेडिट वर्दिनेस को करने के लिए। और लेकिन बैंक जो होते हैं सिर्फ सिबिल स्कोर ही देखते हैं, तो इनका क्रेडिट एवेल्यूएशन भी ज़्यादा अच्छा होता है बैंक के मुकाबले। प्रोसेसिंग टाइम, तो क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया होता है, उनका जो क्रेडिट को करने का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन कम होते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो लोन को प्रोसेस करने का टाइम होता है ना, बहुत ही एफिशिएंट और क्विक होता है और बहुत ही सीमलेस होता है। लेकिन बैंक जो होता है थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर करते हैं, कई बार 7 दिन और कई बार तो 15 दिन तक भी ले लेते हैं, अगर आपकी लोन एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है तो। अब आ गया को लेंडिंग अरेंजमेंट। देखिए, इसका तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप पेटीएम की ऐप खोलें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर शुरुआत में आता है 2 मिनट में लोन, 3 मिनट में लोन, नीचे जो ऊपर ही हाईलाइट हो रहा होता है।
तो अगर आप उसको ध्यान से क्लिक करके देखेंगे ना तो नीचे लिखा आता है, बहुत ही एक नीचे की साइड आप देखेंगे ये आपका आदित्य बिरला फाइनेंस लिखा हुआ होता है। वो एनबीएफसी इसके साथ टाई अप कर लेती है और वो पेटीएम का प्लेटफॉर्म यूज़ करती है अपने लोन्स को एडवांस करने के लिए। इस को लेंडिंग अरेंजमेंट्स में बैंक के मुकाबले एनबीएफसी बहुत आगे रहते हैं, और इसी के लिए अभी पीछे डिजिटल लैंडिंग आई है कि गाइडलाइंस आई हैं, तो आरबीआई ने वो भी इशू किया, उस पर भी एक वीडियो है। तो इन कंट्रास्ट बैंक फॉलो अ लेंदी वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड टेक मोर टाइम टू प्रोसेस लोन एप्लीकेशंस। तो अच्छा, अब ये को लैंडिंग की हमने बात की ना, को लैंडिंग मतलब आप किसी के साथ मिल के लैंडिंग करते हो, तो इसकी वजह से कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा आपको एक एक्सपेंड करने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वाइडर एंड इफेक्टिव रेंज, देखिए मैंने आपको कहा कि एनबीएफसीज जो होती हैं पर्टिकुलरली कई चीज़ों में पूरी स्पेशलाइजेशन करती हैं, हो रखी होती हैं इनकी। तो अब ये बैंकों के मुकाबले 2 टायर 3 4 मार्केट में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, ज़्यादा लोकल कंडीशंस को समझ पाती हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर जो है ये ऑलमोस्ट 24/7 फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बैंक के मुकाबले। इनकी रीच ज़्यादा अच्छी है, और ये आप ये सोच लीजिए सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में बैंक के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इनका टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कस्टमर सपोर्ट का जो कस्टमर टच पॉइंट्स हैं उसको बनाना, और अपने चैनल को ज़्यादा इम्प्रूव किया इन्होंने बैंक के मुकाबले। हमने एनबीएफसी के बारे में जो भी पढ़ा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होती है एनबीएफसी की। असल में एनबीएफसी की क्या इंपॉर्टेंस हो गई है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्या स्ट्रेंथ है इन कंपनीज़ के टोटल में जब देखा जाए इकोनॉमी लेवल पर। तो पहला ये है कि डाटा इंडिकेट करता है कि जो एनबीएफसीज़ के शेयर है ना टोटल एसेट्स में, एनबीएफसी कंपनीज़ के अपने एसेट्स हैं उसका शेयर जो है वो बढ़ता रहा है। तो टोटल एसेट्स में जैसे कि डिपॉजिट्स हो गए, लोन हो गए, इन सब एसेट्स को आप जब कंसिडर करेंगे इंडियन इकोनॉमी लेवल पर, तो उसमें एनबीएफसी का शेयर जो 2017 मार्च में ऑलमोस्ट 12 साढ़े सवा 12% था, वो अब 15% तक पहुंच गया है मार्च 2021 में। और बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है। जो लोग अपना शेयर बचाने में लगी हैं, बाकी फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स स्ट्रगलिंग टू कंटेन देयर मार्केट शेयर, लेकिन इसका जो एसेट बेस है वो राइज करा है। जो एसेट ये कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं वो 19 ट्रिलियन से लेकर 34 ट्रिलियन रुपीस तक चला गया है। तो ये बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है। और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जो ये बहुत ही इनका एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि जो उसकी वॉल्यूम है वो 2017 में 17 ट्रिलियन के करीब थी, और वो 27 ट्रिलियन बढ़ गई है इन 4 साल के अंदर अंदर। विद इट शेयर जो है इन लैंडिंग जो है, एक तो मैंने आपको बताया कि उस क्रेडिट की वॉल्यूम कितनी है, और टोटल क्रेडिट में जो हम इंडियन इकोनॉमी में दिया जा रहा है उसका जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 18 से 20% पहुंच गया है इसी पीरियड के दौरान। जहाँ तब कि इवन जहाँ पे हमने कहीं एनबीएफसीज़ को बहुत प्रॉब्लम में बढ़ते हुए देखा, जैसे आपको आईएफएलएस का आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ गया था क्योंकि एसेट लाइबिलिटी में मिचमैच काफ़ी हो गया था। उसके बावजूद भी इसका शेयर इंक्रीज़ हुआ है। क्रेडिट डिलीवरी में हमने ये देखा कि एनबीएफसीज़ का ईजियर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंपैरेटिवली इजी होता है। ये जो सेमी अर्बन और अर्बन आपके रूरल एरियाज़ है वहाँ पर भी अपने बिज़नेस को एडवांस करते हैं, और वहाँ ये ज़्यादा काम करते हैं बैंकों के मुकाबले। तो इससे एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है फिर अब कि इसका मतलब इनके काम में रिस्क भी बैंक के मुकाबले ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी हमने पीछे ही देखा कि उसके क्रेडिट का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, एनबीएफसीज़ के एसेट्स का शेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका शेयर भी कम बढ़ रहा है। तो इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका भी रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, और रेगुलेटर सब इनकी भी स्ट्रेंथ को और इनकी भी हेल्थ पर ध्यान रखे, क्योंकि अब इसका इकॉनमी वाइड इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि अब ये बहुत एसेट्स होल्ड करने लग गए। तो इसी को देखते हुए
कई रेगुलेशंस अब लाई गई हैं और जैसे कहते हैं ना नोज टाइटनिंग इंग्लिश में हम कहते हैं कि अब फंदा कसा जा रहा है इन पर भी, तो वो करी जा रही हैं और कुछ बड़े रेगुलेशंस लाए गए हैं। ये रेगुलेशंस क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट किस टाइप के रेगुलेशंस है वो ज़रूर कुछ जो पिछले सालों में इंट्रोड्यूस हुए हैं मैं उनके बारे में आपको ज़रूर एक इंट्रोडक्शन है बस। वाइल द राइज इन एसेट्स एंड क्रेडिट ग्रोथ ऑफ अ सेक्टर कुड बी एन इम्पॉर्टेंट फॉर अ रिकवरी, मैनेजिंग कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क उतने ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये रियलाइज़ करते हुए आरबीआई ने स्विफ्टली अपने रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं एनबीएफसीज के लिए उनको इम्प्रूव किए। तो पहला क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशंस। देखिए एनबीएफसीज को आरबीआई ने क्या किया कि 4 कैटेगरी में बांट दिया है, बेस, मिडल, अपर लेयर और टॉप लेयर एनबीएफसीज को। तो ये जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है ना अभी 4 लेयर का होगा, जो साइज़, एक्टिविटी और उसके हिसाब रिस्कीनेस के हिसाब से डिवाइड किया गया। इनका साइज़ एक्सपेंड हो रहा है, इनका एसेट एक्सपेंड हो रहा है, इनकी क्रेडिट डिलीवरी एक्सपेंड हो रही है। इन सब को देखते हुए उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से एनबीएफसीज को स्केल बेस्ड रेगुलेशंस लाई गई हैं, उनको डिसाइड किया गया, उनको 4 लेयर में बांटा गया है। उसी हिसाब से देखा जाएगा कभी अब कैसे मान लीजिए जो बेस लेयर वाली है वो 1000 करोड़ से कम के एसेट वाले उसमें इंक्लूड होंगे, मिडल लेयर वाले जिसकी 1000 करोड़ से ऊपर है, अपर लेयर वो उनमें होंगी जो जो भी एसेट साइड के हिसाब से टॉप 10 इंडिया की एनबीएफसी रहेंगी, वो हमेशा टॉप लेयर आपकी अपर लेयर में रहेंगी। और टॉप लेयर में आरबीआई को जो भी लगता है एनबीएफसी जो जिसमें सब्सटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क आ सकता है जिसकी वजह से किसी भी स्पेसिफिक एनबीएफसी की वजह से उसको ही टॉप लेयर में रखा जाएगा, वो आरबीआई डिसाइड करेगा। तो हमने देख लिया कि ये कैसे 4 लेयर्स में कैसे एनबीएफसी को बांटा गया और ये स्केल बेस्ड रेगुलेशंस आए थे। इन रेगुलेशंस पर और पढ़ने के लिए आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि अगर कोई पूछता है या कोई पेपर में पूछता है तो किस टाइप के रेगुलेशंस लाए गए हैं एनबीएफसीज पर, टाइप्स ऑफ आरबीआई ने अलग अलग इनकी स्टेबिलिटी और इनकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो बैंक्स पे इंट्रोड्यूस होता है, बैंक्स पे भी लगा हुआ है, लगता है जब भी उसकी हेल्थ जो है थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, ये डर होता है कि इसकी अब हेल्थ ख़राब हो चुकी है और ख़राब होगी, तो उस पर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाया जाता है। अब वो एनबीए पे भी कर दिया है और अक्टूबर 2022 से ये इंट्रोड्यूस होगा। मई 2019 में आरबीआई ने एक कहा था कि एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया जाए चीफ रिस्क ऑफिसर का, मैंडेटरी होगा उन एनबीएफसीज के लिए जिनके 5000 करोड़ से ऊपर के एसेट हैं, उनको एक रिस्क ऑफिस बनाना होगा अपने यहाँ पे, रिस्क चीफ रिस्क ऑफिसर का है, टू इंश्योर दैट बेटर एंड सिस्टमेटिक रिस्क मैनेजमेंट इन इंटीग्रेटेड इन लीडिंग देम। चौथा पॉइंट है न्यू एसेट क्लासिफिकेशन, उनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स ये इंट्रोड्यूस किए गए थे आपके एसेट्स को कैटेगराइज करना, फिर उनके लिए प्रोविजनिंग करना। ये नवंबर 2021 में गाइडलाइंस आई थी बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों के लिए, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी है। तो ये भी आज मैंने एनबीए का वीडियो बनाया उसमें ये इंक्लूडेड है कि क्या असल में कैटेगराइजेशन उस समय आई थी, पूरा एक प्रोविजनिंग नॉर्म्स एसेट क्लासिफिकेशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट मास्टर सर्कुलर आया था। तो वो चीज़ इस पर भी लागू हुई थी नवंबर 2021 में। तो ये 4 टाइप की रेगुलेशंस हमने देख ली। ये एक मोटी मोटी मैंने एनबीएफसी में वीडियो बनाई है। आपको अगर किसी चीज़ कोई चीज़ गलत लगती है या फिर आपको लगता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट छूट गया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इससे रिलेटेड, तो मैं उसको ठीक करूँगा या कमेंट में ही पिंड कमेंट करके ऊपर उसको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तो मैं भी सीख लूँगा और बाकियों को भी पता चल जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर और वीडियो देखनी है आपको इस टाइप के, और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।